हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। दिस इज़ अंकुर पवार और आज का जो हमारा सेशन है इट इज़ अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज़। इट इज़ द दिस इज़ द टॉपिक फ्रॉम द पॉलिटी। एज यू कैन सी, ये हमारा जो टॉपिक रहने वाला है ये आपका एसएससी सीजीएल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। जैसा कि मैं हर बार अपनी वीडियो में आपको बताता हूँ कि हर एग्ज़ाम के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए बात करें, अगर पॉलिटी की मैं बात करूँ तो पॉलिटी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जनरली होता क्या है कि उन्हीं टॉपिक से जो क्वेश्चंस है आपके बनते हैं। तो हमारी जो ये सीरीज़ चलती है इसके अंदर हमारी कोशिश यही रहती है कि हम क्या करेंगे, हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम एमसीक्यूज़ के थ्रू जो है स्टडी करने की कोशिश करेंगे। और एमसीक्यू के थ्रू जो अगर हम स्टडी करते हैं तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपको पता लगता है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस तरह से बन रहा है, एंड द सेकंड थिंग इज कि वो जो टॉपिक है उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करते हुए चलते हैं तो आपको टॉपिक भी इजीली समझ में आ जाता है। जैसे कि मैं प्रीवियसली बताता हूँ आपको कि अगर आप सिंपली बुक से टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल आपको टॉपिक जो है वो अंडरस्टैंड हो जाएगा, आपके समझ में आ जाएगा। बट एट द एंड जब आप एग्जामिनेशन में जाते हो तो वहाँ पर आपको जो क्वेश्चन आएगा वो किस तरह से फ्रेम होकर आएगा वो हमें पहले से ही प्रिपेयर करना पड़ता है। सो हमारी एमसीक्यूज के अंदर यही कोशिश रहती है कि हम आपको इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाएं ताकि आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाए और एक्स्ट्रा नॉलेज जो उस टॉपिक से रिगार्डिंग आपको है वो सारी मिल जाए। क्योंकि हम एक क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक क्वेश्चन ही डिस्कस नहीं करते हैं, हम उसके साथ जो और भी पॉसिबिलिटीज बनती हैं उनको भी डिस्कस करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज। एंड फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज। जैसा कि प्रीवियसली मेरे लेक्चर्स हैं उसमें आपने देखा होगा हमने फंडामेंटल राइट्स के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन जो है डिस्कस किए थे। और जब फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे तो मैंने आपको बताया था कि इन राइट्स को, इन अधिकारों को फंडामेंटल इसीलिए कहा जाता है बिकॉज दीज आर द राइट्स विच इज नेसेसरी फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। कि किसी भी इंसान के लिए उसकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, हर तरह के डेवलपमेंट के लिए, सोशोलॉजिकल, ये कुछ ऐसे राइट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, एक आधार प्रोवाइड करते हैं, एक बेस प्रोवाइड करते हैं। तो उसी तरह से जैसे वो फंडामेंटल राइट्स थी आपकी, जो बेसिक राइट्स थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी राइट्स थी, सेम उसी ही तरह से यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ये जो ड्यूटीज़ है ना, दीज आर द ड्यूटीज़ जो कि बहुत ही बेसिक ड्यूटीज़ हैं। जैसे कि हमारा कर्तव्य बनता है ना, हम एक देश में रह रहे हैं, सरकार ने हमें कुछ जो राइट्स हैं वो प्रोवाइड की हैं। तो सिंपली ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ हमारी अधिकार ही होंगे, हमारे कुछ कर्तव्य भी होंगे जो हमें निभाने पड़ेंगे। तो वही आपके फंडामेंटल ड्यूटीज कहलाते हैं एंड इट इज इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। साफ साफ वहां पे मेंशन है कि कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी या करनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसी में हम आज के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे और इसी में जो अपना टॉपिक है आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके अंदर अगर आप लोग एसएससी के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये ग्रुप, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ ऑलरेडी इन ग्रुप्स में जुड़ चुके हैं। इसमें फ़ायदा ये होगा कि आपके जो एग्ज़ाम होता है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है और जो भी आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए वो सब कुछ आपको इन व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर प्रोवाइड की जाएगी। आपको यहाँ पे मेंटरशिप जो है वो भी बिल्कुल देखने को मिलेगी। उसके अलावा अगर बात करें तो ये हमारा एसएससी सीजीएल के लिए कोर्स है, 4999 के अंदर ये कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। और इस कोर्स के अंदर आपको क्या मिलने वाला है, तो सबसे पहली चीज़ आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जिस तरह से हम अभी पढ़ रहे हैं उसी तरह से, बट टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और डिटेल में जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस किया जाएगा इसके अंदर। और उसके बाद अगर बात करें तो पीडीएफ्स आपको अवेलेबल होगी, जो भी पढ़ाया जा रहे हैं उसके पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि टेस्ट सीरीज कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। और साथ में करंट अफेयर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एवरी एग्जाम, करंट अफेयर्स भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये सारा कुछ जो है आपको एक ही कोर्स के अंदर अवेलेबल होगा। आप चाहे तो इसे बाय कर सकते हैं। इसके लिए जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड होगा, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपना जो टॉपिक है उसकी शुरुआत करते हैं।
आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बेसिक सी चीज़ें जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा, क्योंकि कोई भी टॉपिक जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो बेसिक्स चीज़ें हैं उनको हम समझें कि मूल क्या है इस चीज़ का, क्यों ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है और क्यों हमें इसे पढ़ने की भी ज़रूरत है। तो देखिए, सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज एक ऐसी ड्यूटीज है जो कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं थी। ठीक है, जब हमारा संविधान जो था, ओरिजिनली जो संविधान लिखा गया, इंप्लीमेंट किया गया, उसके अंदर ये फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन नहीं थी, इसे बाद में ऐड किया गया। अब देखिए, हुआ ये कि जो संविधान बनाने वाले थे उन्होंने कभी ऐसा एज्यूम नहीं किया होगा कि भाई जिस देश के लिए हम लड़ रहे हैं, जिस देश की आज़ादी के लिए हम लड़ रहे हैं, उस देश को आज़ादी दिलवाने के बाद कभी ऐसी स्थिति भी आएगी, कभी ऐसे टाइम भी आएगा जिस टाइम पर हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि आपकी देश के प्रति ड्यूटीज़ क्या है। क्योंकि आज के टाइम पे जो देश के अंदर माहौल है या फिर पिछले कुछ डिकेड से माहौल है और जो आज़ादी के टाइम पे माहौल था, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस टाइम पर जो लोग थे देश की आज़ादी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे और देश उनके लिए जो कंट्री था, नेशन था, वो सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी। आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। अ, हो सकता है कि अलग-अलग वजहें रही हों कि क्यों आज के टाइम पर ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। बट यस, आफ्टर द इंडिपेंडेंस कुछ साल बाद गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हमें कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो भी ऐड करने की ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सो ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बाद में ऐड ऑन की गई। हुआ ये कि 1976 के अंदर 42nd अमेंडमेंट सरकार के द्वारा लेके आई गई। ठीक है, 1976 में 42nd अमेंडमेंट जो है आपकी सरकार के द्वारा लाई गई और इस अमेंडमेंट के अंदर एक आर्टिकल था जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया, आर्टिकल 51A। ठीक है, आर्टिकल 51A जो था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया और ये जो 51A है उसी के अंदर ये आपकी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो आपकी मेंशन की गई थी। यहाँ पे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज आपको नजर आ जाएंगी। अब ये जो ड्यूटीज थी, अगर देखा जाए तो ये बड़ी बेसिक सी ड्यूटी है। मैं आपको अगर कुछ पढ़ के बताऊं तो सिंपली आप देखेंगे यहाँ पे लिखा होगा, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द आइडियल्स एंड द इंस्टीट्यूशंस। एंड द सेकंड जो है आपकी, टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। थर्ड है, टू रियलाइज एंड फॉलो द एसेंशियल आइडियल्स ऑफ सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड नॉन वायलेंस। देखिए, ऑल दो ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाएंगी, बट स्पेसिफिकली ऐसे मेंशन पहले नहीं हुआ करती थी, बट आफ्टर आपकी जब ये ऐड की गई तो स्पेसिफिकली इस सेक्शन के अंदर, इस पार्ट के अंदर ये आपको देखने को मिलती है। तो इसमें क्या है, टू प्रिजर्व द कल्चर एंड द हेरिटेज, टू प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, टू डिफेंड द कंट्री इवन एट द कॉस्ट ऑफ योर लाइफ। देखिए, कमाल की फंडामेंटल ड्यूटी है कि आपको देश को प्रोटेक्ट करना है। अपनी अगर जान की बाजी या फिर अपना जान पे भी खेलना पड़े तो आपको वो करना है। टू प्रोटेक्ट द नेचुरल रिसोर्सेज, उसके बाद है टू अवॉइड डॉरी, गैम्बलिंग एंड अदर सोशल लेवल्स, क्योंकि उस टाइम पे प्रिवेल कर रही थी तो डेफिनेटली यहाँ पे ऐड की गई है। उसके बाद आपको जो एक्सीलेंस है वो करना है, मतलब आपकी जो भी फील्ड में आप काम कर रहे हो उसके अंदर आपको देश का जो नाम है वो रोशन करना है या फिर आगे की तरफ बढ़ना है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है बड़ी बेसिक सी ड्यूटीज है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई, जैसे मैंने बताया 1976 के अंदर 42nd अमेंडमेंट हुई थी और ये जो ड्यूटीज ऐड की गई थी, ये स्वर्ण सिंह एक कमेटी थी, उसकी रिकमेंडेशन थी। कमेटी की रिकमेंडेशन बहुत सारी थी बट उसमें से सारी ऐड नहीं की गई, जो आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं 10 ये आपकी ऐड की गई थी। और कमेटी की रिकमेंडेशन, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो स्वर्ण सिंह कमेटी की ये भी रिकमेंडेशन थी कि अगर कोई इन फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो नहीं करता है या फिर अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं करता है तो उस केस में उसे सजा का प्रावधान भी जो था ओरिजिनली कमेटी के द्वारा ये रिकमेंड किया गया था, बट फंडामेंटल ड्यूटीज में ये ऐड नहीं किया गया। ठीक है, तो बड़ी बेसिक सी फंडामेंटल ड्यूटीज है। मेरे ख्याल से आपको आइडिया जो है वो समझ में आ गया होगा कि क्यों ये ऐड की गई होगी। देखिए, 1976 या उसके अराउंड के मैं टाइम की बात करूं तो देश के अंदर काफी ज्यादा उथल पुथल जो था वो मचा हुआ था। ठीक है, इंदिरा गांधी की सरकार जो थी उसको चैलेंज किया गया था, इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन हुआ था उसको नल एंड वॉइड जो है वो करार दिया गया था, इमरजेंसी की सिचुएशन बनी हुई थी। ये सब चीज़ें उस टाइम के डिकेड के अंदर देखने को मिल रहा था, तो उस टाइम पर ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो ऐड की गई थी।
अब इन्हीं फंडामेंटल ड्यूटीज पे हम जो क्वेश्चंस हैं उनको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द फंडामेंटल ड्यूटीज। ऑप्शन ए 45A, ऑप्शन बी 51A, ऑप्शन सी 42 या ऑप्शन डी है जो आपका 30B। तो मैंने आपको बताया, अभी प्रीवियसली हमने डिस्कस किया है कि आर्टिकल 51A जो था ये ऐड किया गया था। एक बार दोबारा से देखें, 1976 कौन सी अमेंडमेंट थी? 42nd अमेंडमेंट जो थी वो आपकी ऐड की गई थी। उसमें ये आपका जो आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल? 51A जो आर्टिकल है ये आपका ऐड किया गया था, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ये आर्टिकल जो है आपका 42nd अमेंडमेंट के दौरान जो है 1976 में ऐड किया गया था, और आर्टिकल नंबर आप जरूर याद रखेंगे कौन सा आर्टिकल नंबर आपका था, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका पहला क्वेश्चन होता है। दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी सजेस्टेड इनकॉर्पोरेटिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन ए है मल्होत्रा कमेटी, बी राघवन कमेटी, सी आपकी स्वर्ण सिंह कमेटी एंड डी आपकी नरसिम्हन कमेटी। तो कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन थी ये थी आपकी स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन, जिसके थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल 42nd अमेंडमेंट एक्ट व्हिच इज इन द ईयर ऑफ द 1976 अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी। तो इसमें दो चार चीजें आपको याद रखने की जरूरत है जो फंडामेंटल ड्यूटी से जनरली बेसिक सा एक क्वेश्चन बनता है, वो यही कि कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन थी, कौन सी ईयर में आई थी, कौन सी फंडामेंटल अमेंडमेंट ये थी। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज आपको याद रखनी जरूरी है, बिकॉज समटाइम क्या होता है ना कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये आपसे डायरेक्टली पूछ ली जाती है एग्जाम के अंदर कि जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दे दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर है टू रियलाइज एंड फॉलो द एसेंशियल आइडल ऑफ द सेक्युलरिज्म डेमोक्रेसी एंड द नॉन वायलेंस, कि आपको क्या करना है, जो भी एसेंशियल आइडल्स है सेक्युलरिज्म के, डेमोक्रेसी के और नॉन वायलेंस के, उनको आपको क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली लाइन दे दी जाएगी और उसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो बनाया जाएगा कि क्या ये जो ड्यूटी है या फिर क्या ये जो लाइन है इट इज इन दी फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट, और पूछ लिया जाएगा कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो ये चीज है ये मेंशन की गई है। तो आपको 10 ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो ध्यान में होनी चाहिए। वर्ड टू वर्ड याद ना भी रहे कोई ज़रूरत नहीं है, बट हाँ आपको आइडिया होना चाहिए कि ये चीज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़ में मेंशन है एंड दिस थिंग इज मेंशन इन द फंडामेंटल राइट्स, कि कहाँ पर कौन सी चीज़ है, ठीक है। तो बड़ी बेसिक सी है, तो आपको ये याद एक बार दिमाग में ज़रूर होनी चाहिए। उसके अलावा बात करें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ द जस्टिस इज नॉट मेंशन इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो अगर प्रियम्बल की मैं बात करूं तो प्रियम्बल क्या है, देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक किताब है, ठीक है, एक बुक है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। अब अगर कोई भी दूसरी बुक हो, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर कुछ समय के लिए आप साइड रखें और कोई दूसरी बुक की मैं बात करूं, तो कोई भी बुक में आपको क्या नजर आएगा कि कोई भी बुक का स्टार्टिंग में एक इंडेक्स होता है, उसके बाद उसमें चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर्स में टॉपिक्स होते हैं, सब टॉपिक्स होते हैं। सेम इसी तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें नजर आता है। तो जो प्रियम्बल है ना, आप एग्जाम्पल के लिए उसे लेके चल सकते हैं कि प्रियम्बल एक ऐसी चीज है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक मूल है, या फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऐसी चीज है जो कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक ब्रीफ में हमें बताती है कि एक्चुअली में अंदर क्या है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है। जैसे कि अगर मैं प्रियम्बल की बात करूं, प्रियम्बल में मेंशन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोlemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। कुछ इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन आपका बढ़ रहा है कि कह रहे हैं कि हम जो भारत के लोग हैं वो अपनी इच्छा से भारत को क्या बनाना चाहते हैं, सोशलिस्ट सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये इस तरह से वर्ड दे रखे हैं कि हमें डेमोक्रेटिक भी बनाना है, रिपब्लिक भी बनाना है, ठीक है, सोशलिस्ट भी बनाना है, सेक्युलर भी बनाना है। ये सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, और प्रियम्बल के अंदर मेंशन है, और उसी प्रियम्बल के अंदर इन सभी चीजों को जो आपकी जस्टिस है, जस्टिस के बारे में भी मेंशन है। तो जस्टिस भी जो है वो प्रियम्बल के अंदर मेंशन है, जो कहता है कि हमें अपने इंडिया के लोगों को प्रियम्बल में कौन कौन सी जस्टिस जो है वो प्रोवाइड करनी है। तो ये जो क्वेश्चन है ना उसी पे पूछा गया है।
क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि प्रियम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसमें प्रियम्बल में कौन कौन सी जो जस्टिस है वो प्रोवाइडेड है। तो देखिए यहाँ पे आपको मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ कि जो आपका प्रियम्बल है ना उसके अंदर आपको सोशल जस्टिस जरूर मेंशन है। जब भी आप कभी प्रियम्बल को खोल के देखेंगे ना, प्रियम्बल मान लीजिए आप गूगल पे सर्च करते हैं कि प्रियम्बल सर्च करते हैं, तो प्रियम्बल की हेडिंग है, आपकी एनसीईआरटी की कोई भी बुक उठा लीजिए, उस बुक के स्टार्टिंग में आपको प्रियम्बल नजर आ जाएगा। हर बुक की आपको स्टार्टिंग में प्रियम्बल नजर आ जाएगा। आपने कभी ध्यान शायद ना भी दिया हो, बट एनसीईआरटी की आप कोई भी बुक उठाएंगे तो उसमें आपको स्टार्टिंग के पेज में एक नजर आ जाता है और उसमें ऊपर लिखा होता है प्रियम्बल। शायद हिंदी में उसे प्रस्तावना कहते हैं, ठीक है। तो वो जो प्रियम्बल है वो मेंशन है, और उस प्रियम्बल को अगर आप पढ़ेंगे तो इजीली अंडरस्टैंडेबल है, कोई जैसा डिफिकल्ट चीज नहीं है, आप इजीली उसे समझ पाएंगे। और वहीं पर आपकी क्या है, जस्टिस के बारे में भी मेंशन है सिंपली। और जो जस्टिस की बात की जाती है प्रियम्बल में, वो आपकी सोशल जस्टिस की बात की जाती है, इकोनॉमिक जस्टिस की बात की जाती है, एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की जा रही है। ये तीनों जस्टिस आपकी प्रियम्बल के अंदर इजीली मेंशन की गई है। तो आप प्रियम्बल एक बार पढ़ेंगे आपको इजीली नजर आ जाएगा कि कौन कौन सी जस्टिस है। उसके बाद अगर बात करें रिलीजियस की, तो रिलीजियस जस्टिस जो है वो प्रियम्बल के अंदर मेंशन आपको नहीं है, ठीक है। तो रिलीजियस जस्टिस की अगर मैं बात करूं तो ये आपका आर्टिकल 25 से लेके 28 के बीच में, बट कहां पर, ये आपके फंडामेंटल राइट में, ठीक है, वहां पर ये बात की जाती है। मतलब जो रिलीजियस राइट्स के बारे में बात है, रिलीजन के ऊपर बात है, वो फंडामेंटल राइट में 25 से 28 आर्टिकल के बीच में आपको देखने को मिलती है। बट यस, प्रियम्बल की अगर बात करें तो वहां पर आपको सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, विच इज नॉट मेंशन, वो है आपका रिलीजियस, ठीक है। आई थिंक यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम इन दैट इंडिया हैज विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज। कि भारत का जो पार्लियामेंट सिस्टम है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम से डिफरेंट है। तो इसमें पूछ रहे हैं कि क्या जो ऑप्शंस है आपके, इनमें से क्या चीज है जो भारत के पार्लियामेंट को, सदन को, ब्रिटेन ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है उससे डिफरेंट बनाते हैं। तो ऑप्शन ए की अगर मैं बात करूं, बोथ अ रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। उसके बाद बी की बात करें, अ सिस्टम ऑफ द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। सी की बात करें, बाय कैमरल लेजिस्लेचर। या फिर डी की बात करें, द सिस्टम ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। सिंपली क्वेश्चन का मतलब यही है कि भारत और ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है उसमें डिफरेंस कहाँ पर आपको नजर आता है। बिकॉज ये क्वेश्चन ही पहली बात तो ये क्वेश्चन ही इसलिए उठता है बिकॉज द सिस्टम ऑफ द पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट का जो आइडिया है, सिस्टम है, ये आइडिया हमें ब्रिटेन से ही मिला है। क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज कर रहे थे, जो वो सिस्टम डेवलप हुआ स्टार्टिंग से लेके अभी तक, वो सारा ब्रिटिशर्स ने अपने ही जो कंट्री है उसका मॉडल था, वही चीज उन्होंने यहाँ पे इंप्लीमेंट की थी। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट और इंडियन पार्लियामेंट काफी हद तक सेम है, बट यहाँ पर जो बात हो रही है वो डिफरेंस की बात हो रही है कि क्या एक डिफरेंस जो हमें नजर आता है जो हमारे ऑप्शंस में है। तो देखिए, पहले अगर ऑप्शन की बात करूं, बोथ रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, तो ये सेम चीज इंडिया में भी देखने को मिलती है। हमारे यहाँ पे रियल और नॉमिनल जो होता है वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं। और इसी की तरह ही ब्रिटेन की अगर मैं बात करूं या यूके की बात करें, वहां पर उनका प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, और उनका जो किंग होता है, किंग या क्वीन जो भी है, वो उनका नॉमिनल हेड होता है। तो वो वहां पे देखने को मिलता है, सेम चीज हमें रिफ्लेक्ट होती है, ब्रिटेन में भी नजर आती है। सिस्टम ऑफ द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बिल्कुल सेम है, क्योंकि वहां के पार्लियामेंट में और यहाँ के पार्लियामेंट में सेम है। अगर सरकार कोई भी बिल पास करवाना चाहती है और सरकार का कोई मंत्री, या मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी ही उनका एग्जाम्पल लेके चलते हैं, वो कोई बिल पास करवाना चाहते हैं, और उस केस में वो पार्लियामेंट के अंदर वो बिल जो पास नहीं होता है, तो मतलब इसका ये बनता है कि जो पार्लियामेंट है उसका जो कॉन्फिडेंस है वो सरकार ने खो दिया है, ठीक है। तो ये एक नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस वाला एक जो एस्पेक्ट है वो हमें नजर आएगा पार्लियामेंट के अंदर। और उस केस में जो सरकार है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई पर्टिकुलर मिनिस्टर है, मान लीजिए नितिन गडकरी जी ने कोई बिल लेके आए रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, बट वो पास नहीं हुआ, तो उस केस में क्या होगा, सरकार कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगी उस चीज के लिए। अगर सरकार गिरेगी तो कोई एक मंत्री नहीं जाएगा, कंप्लीट सरकार जो है वो आपकी जाएगी, ठीक है। तो वो होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद अगर बात करें बाय कैमरल लेजिस्लेचर, ये चीज भी हमें नजर आती है। हमारे यहाँ पर क्या है, लोकसभा राज्यसभा देखने को मिलती है, अपर हाउस लोअर हाउस, सेम उसी तरह से ब्रिटेन की अगर मैं बात करें। जो डी ऑप्शन है अगर मैं उसकी बात करूं, द सिस्टम ऑफ द जुडिशियल रिव्यू, दिस इज द समथिंग जो कि डिफरेंट है इंडियन पार्लियामेंट के अंदर
और जो ये चीज़ हमें ब्रिटेन में नज़र नहीं आती। किस तरह से? देखिए, फंडामेंटल राइट है आपकी, फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल 32 हमें नज़र आता है, उसके बाद आर्टिकल 228 नज़र आता है, उसके बाद आर्टिकल 13 हमें नज़र आता है। ये कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो क्या कहते हैं कि पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। डायरेक्टली ये मतलब लाइन नहीं होगी, बट हाँ रिप्रेजेंट यही कर रहे हैं कि पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ बनाने की, बट उसे चैलेंज किया जा सकता है। सिंपल सी ये बात है। जैसे कि आर्टिकल 32 की अगर मैं बात करूं, ये कहता है कि अगर फंडामेंटल राइट ऑफ एनी इंडिविजुअल इज वायलेटेड बाय द गवर्नमेंट और एनी इंडिविजुअल, द सुप्रीम कोर्ट के पास राइट है टू इशू द रिट्स। ठीक है, आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट्स इशू कर सकता है, और कोई भी इंडिविजुअल जो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। तो ये अप्रोच करने की बात तब आई अगर पार्लियामेंट कुछ इस तरह के लॉज बनाता है जो कि इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट है, या फिर बेसिक स्ट्रक्चर जो है फंडामेंटल राइट का उसको वायलेट करते हैं। दैट मीन्स अगर पार्लियामेंट कल को कोई लॉ लेके आता है, तब हम उसे तब भी चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम उसे चैलेंज कर सकते हैं। बट आर्टिकल 228 के अंदर भी यही है। 13 के अंदर अगर बात करें तो वहां पर आर्टिकल 13 कहता है कि एनी लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट इट विल बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड। तो आर्टिकल 13 भी ये कह रहा है कि पार्लियामेंट के लॉज अगर सही नहीं होंगे, फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग नहीं तो होंगे, तो उसे नल एंड वॉइड जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। बट ये इंडिया के पार्लियामेंट सिस्टम के अंदर देखने को मिलता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट की अगर बात करें तो वहां का पार्लियामेंट बहुत ज्यादा सुप्रीम है। पार्लियामेंट ने जो लॉ पास कर दिया दैट इज द फाइनल थिंग, और उसके ऊपर कुछ भी डिस्कशन नहीं हो सकती। तो पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है। हमारे केस में ऐसा नहीं है। इंडिया के केस में यहाँ पे चेक्स एंड बैलेंसेस जो है हमें देखने को मिलते हैं, और डिफरेंस है। मतलब कि अगर कल को कोई भी अगर ऐसा पार्लियामेंट जो लॉ है पास करता है जो कि सही नहीं है, तो हम उसे चैलेंज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये एक डिफरेंट है जो हमें नजर आता है कहाँ पर, यूके एंड इंडिया के बीच में अगर हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इशूड एज अगेंस्ट इंडिविजुअल। इश्यूज रिट की बात की जा रही है। ये जो रिट है, जैसे कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि आर्टिकल आपका 32 है फंडामेंटल राइट में, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो रिट्स इशू करता है। ठीक है, मतलब कि अगर फंडामेंटल राइट्स है, किसी भी पर्सन की फंडामेंटल राइट वायलेट होती हैं, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट को वो अप्रोच कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 32 कि वो रिट्स इशू कर सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर है, ये जो रिट्स है ना, ये ऑर्डर्स हैं। ठीक है, एक तरह से ऑर्डर होते हैं, उसी को रिट्स कहा जाता है। तो ये रिट्स के नाम है हैबस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, मैंडेमस, सर्टियोरिटी। तो ये 4 रिट्स है, और क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इशूड अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल, कि प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ कौन सी जो रिट्स हैं वो इशू की जा सकती हैं। तो देखिए, हैबस कॉर्पस जो आपकी रिट्स है, इसका लिटरली जो मीनिंग निकलता है वो निकलता है हैविंग अ बॉडी। ठीक है, तो ये जो हैबस कॉर्पस रिट है, ये आपकी किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट इशू की जा सकती है, कैन बी इशूड अगेंस्ट द इंडिविजुअल एंड द पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें, जो सेकंड रिट है आपकी प्रोहिबिशन, इट कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट द जुडिशियल एंड द क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। ठीक है, और थर्ड की अगर बात करें मैंडेमस, ये आपकी इशू की जा सकती हैं एनी पब्लिक बॉडी, कॉर्पोरेशन और द इंफीरियर कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल कोर्ट और गवर्नमेंट। और अगर सेटियोरिटी की बात करें तो इट इज कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट द जुडिशियल एंड द क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। जुडिशियल क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी मतलब कोई भी ऐसी बॉडी जिसको जो सजा दे सकती है, या फिर किसी भी तरह से कोई भी जुडिशियल ऑर्डर पास कर सकती है। ठीक है, तो वो आपकी जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी में जाएगी। बाकी की जो रिट्स हैं वो भी आपकी इशू की जा सकती हैं, कुछ केसेस में लोअर कोर्ट्स के अगेंस्ट, कुछ केसेस में गवर्नमेंट के अगेंस्ट, डिपार्टमेंट के अगेंस्ट। बट ये जो हैबस कॉर्पस है, ये रिट इशू की जा सकती है किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी, एक सिंगल पर्सन के खिलाफ भी इशू की जा सकती हैं, और बाकी आपकी जो पब्लिक अथॉरिटी है उसके खिलाफ भी जो है वो इशू की जा सकती है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हमें नजर आता है। ओके,
तो ये सब चीज़ें जो थी इम्पोर्टेंट थी आपके लेक्चर के लिए। इसके अलावा अगर बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये थे, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अगर आप हमारे जो कोर्स है उसको बाय करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है जिसका नाम है abipedia.abhimanyu.com के नाम से, आप वहां पर जा सकते हैं। एंड इन द टॉप ऑफ दिस वेबसाइट आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा चूज एग्जाम का ऑप्शन। चूज एग्जाम जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे एग्जाम्स जो है उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और कोर्सेज नजर आ जाएंगे। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं सिविल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज। और इसके अलावा अगर हम बात करें स्पेसिफिकली एसएससी की, तो एसएससी का सेक्शन आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा जिसमें CHSL, CGL, CPO ये सारे नजर आ जाएंगे। CGL पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे, ऑल इंक्लूसिव सब्सक्रिप्शन वाले भी हैं, सिर्फ वीडियो कोर्सेज भी है, टेस्ट कोर्सेज भी है, और अभी पीडिया के छोटे कोर्सेज भी हैं। अगर आप छोटे कोर्सेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली सब्जेक्ट रिलेटेड, फॉर एग्जांपल इफ यू नीड टू स्टडी अबाउट द ज्योग्राफी, आपका ज्योग्राफी का पोर्शन वीक है, आप वो पढ़ना चाहते हैं, तो आप सिर्फ इस कोर्स को भी बाय कर सकते हैं। 170 के अंदर आपको एक कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। इसी की तरह इंडियन पॉलिटी हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, जनरल साइंस हो गया, आर्ट एंड कल्चर, ये सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल होंगे। अगर आप चाहें तो इन्हें बाय कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अगर कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, अगर आप चैनल पे नए हैं, ताकि आपको जो और भी अपडेट्स हैं वो टाइम टू टाइम यहाँ पे जो मिलती रहे। ठीक है, तो आज के सेशन में फ़िलहाल इतना ही है। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।